अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का, जो कि चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। इससे पहले गैसियस एक्सचेंज को हमने 6 पार्ट्स में कवर किया था। उसको आपने अच्छी तरह से पढ़ के आना है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तो आते हैं होम्योस्टेसिस की तरफ। होम्योस्टेसिस का जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है होम्यो और एक है स्टेसिस। होम्यो का मतलब होता है सेम, ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं होमोनिम्स। होमो का मतलब होता है सेम। होमोनिम्स क्या होते हैं कि ऐसे वर्ड्स जो बोलने में एक तरह से, मतलब उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट है। जैसे मीट और मीट, एक गोश्त वाला मीट MEAT और एक मिलने वाला MEET मीट, ठीक है। इसी तरह प्लेन और प्लेन, जमीन और जहाज वाला, मतलब इस तरह की काफी एग्जांपल्स आपके जहन में आएंगे। तो होमो का मतलब है कि कुछ कुछ चीज जो है वो सेम होती है उनके दरमियान। अब होम्योस्टेसिस, स्टेसिस का मतलब है इक्विलिब्रियम। आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम जो है वो 2 तरह का होता है। इक्विलिब्रियम पहले होता है क्या, अगर मैं ये आपसे पूछूं तो इक्विलिब्रियम ये है कि आप जिस कंडीशन में आपने उसको मेंटेन रखना है। अगर आप रेस्ट की कंडीशन में, ठीक है, आप कोई हरकत नहीं कर रहे तो आपने अपनी उस कंडीशन को मेंटेन रखना है, या अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो आपने उस मूवमेंट को मेंटेन रखना है। अब आपने पढ़ा था फिजिक्स में कि 2 तरह का इक्विलिब्रियम है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम यही है कि जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर आके नहीं लगेगी, ठीक है। ये आप पढ़ के आ चुके हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ में भी कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। जैसे कोई यहाँ पे 4-5 बुक्स पड़ी हैं टेबल पे, ठीक है, जब तक मैं उस टेबल से उन बुक्स को नहीं उठाऊंगी वो बुक्स खुद ब खुद नहीं हिल जाएंगी। तो ये उन बुक्स का स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन एक बस जो रोड पे चल रही है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वो चलती रहेगी जब तक कि आप ब्रेक लगा के उसको रोकेंगे नहीं, ठीक है। तो हर एक चीज के अंदर एक पोटेंशियल है कि वो अपनी कंडीशन को मेंटेन रखती है, मतलब अपने इक्विलिब्रियम को, अपने बैलेंस को मेंटेन रखती है। और इसी को आपने फिजिक्स में मोमेंटम की फॉर्म में भी पढ़ा था, ठीक है। मोमेंटम क्या था, मैस और वेलोसिटी का एक जो है वो प्रोडक्ट था, और उसका मतलब यही था कि जो चीज है वो अपना मोमेंटम मेंटेन करेगी। अब आते हैं अपने बायोलॉजी की तरफ। तो होम्योस्टेसिस में अगर एनवायरनमेंट में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो मैंने आपको बताया था कि एक कैटेगरी प्लांट्स की है और एक एनिमल्स की है, और एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं। इस चैप्टर में भी हमने सबसे पहले प्लांट्स में होम्योस्टेसिस को पढ़ना है कि प्लांट्स किस तरह से अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, और फिर हम ह्यूमंस के अंदर पढ़ेंगे। प्लांट्स में देखें, अगर हम लोग सोचें तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि जो प्लांट के लिए खतरे का बायस बन सकती हैं। अगर प्लांट के अंदर कुछ खास किस्म की गैसेस की कमी होगी है, सपोज प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा या उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इकट्ठी होगी है, ठीक है। इसी तरह अगर प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया है या उसके अंदर पानी की कमी होगी है, तो मतलब इन सब चीजों को प्लांट को भी गौर करना पड़ता है कि मैंने इनका बैलेंस मेंटेन करना है ताकि वो जिंदा रह सके। स्टार्ट करते हैं पहले पेज से। सबसे पहली लाइन में होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन बयान की गई है, और वो क्या लिखा गया है, कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि बाहर के एनवायरनमेंट चाहे जैसा भी है उसके अंदर जो मर्जी तब्दीली आ रही है, आप किसी ठंडे इलाके से मूव करके एक इंतहाई गर्म इलाके में आ गए, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो अपने अंदर के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखेगी। नॉर्मली हमारा टेम्परेचर होता है इंसानों का 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बॉडी मैक्सिमम कोशिश करती है कि इसको मेंटेन करे, इसलिए आप चाहे यहाँ से उठ के अपने शहर से अगर किसी गर्म इलाके से आप चले जाएं नॉर्दर्न एरियाज की तरफ या बहुत ही ठंडे ममालिक में, तो आपकी बॉडी उसी वक्त कोशिश करती है कि अपनी बॉडी के जो भी एंजाइम की फंक्शनिंग है वो मुतासिर ना हो, इसलिए टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर के जरिए ब्रेन में एडजस्ट कर लिया जाता है उस वक्त। हाँ, अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो ऐसा होता है अक्सर कि आपकी बॉडी जो है वो मेंटेन नहीं कर पाती अंदर के एनवायरनमेंट को, जिसकी वजह से फिर इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ जो माउंटेन्स हाइक करते हैं वो हाइकिंग करने के लिए जाते हैं बहुत ऊंचाई पे, लेकिन ये कि वो जिंदा नहीं बच पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो अक्सर हालात हैं या जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और उनकी बॉडी जो है वो इतने सीवियर किस्म की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ एक बहुत अच्छी, एक तो टेम्परेचर की होगी, दूसरी एग्जांपल आप इसकी लिख सकते हैं कि आपके जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज का एक खास लेवल है, और वो है 1 ग्राम पर लीटर, ठीक है। 1 लीटर ऑफ ब्लड में आपकी बॉडी के 1 ग्राम है, और आपकी बॉडी में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है एक अडल्ट मैन की बॉडी में, ठीक है। तो आपकी बॉडी ने अपने 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखना है। अगर किसी वजह से ये लेवल ज्यादा हो गया तो आपको शुगर हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये कम हो गया तो भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स बनेंगे। शुगर डिक्रीज भी कर जाए तो उससे जो इंसान होता है उसका ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ डिक्रीज कर जाता है, वो फेंट हो जाता है।
हमारी बॉडी की सेल्स सिर्फ ये चाहती हैं कि अंदर की जो इन्वायरमेंट है हमारी बॉडी की वो मेंटेन रहे। क्यों? क्योंकि सेल्स के अंदर जो भी एंजाइम्स काम कर रहे हैं वो एक खास पीएच पे काम कर रहे हैं, वो एक खास टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसपे एंजाइम अपना फंक्शन मैक्सिमली परफॉर्म करता है। वो बेहतरीन टेम्परेचर जिसपे उसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। अगर इंसानों में बात करें तो इंसानों का, क्योंकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इंसानों के जिस्म में जितने भी एंजाइम्स हैं वो भी अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही परफॉर्म करेंगे। अब अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा बुखार चढ़ गया या किसी भी इंसान को, तो थोड़ी देर तक 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड जब तक उसका जो टेम्परेचर है वो हाई हो रहा है तब तक तो एंजाइम्स एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को कि अभी तक वो उसकी बॉडी के फंक्शन को चलाते रहते हैं। लेकिन सपोज किसी बंदे का टेम्परेचर बढ़ के 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो ऐसे में उस इंसान की डेथ कॉज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और वो स्ट्रक्चर जो है एंजाइम्स का वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाता है इतने ज्यादा टेम्परेचर पे। इसीलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर और पीएच वगैरह, वाटर का लेवल, ये सब कुछ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसी तरह पीएच की अगर आप बात कर लें तो कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो आपके स्टमक में पाए जाते हैं और वो आपने पढ़ा है कि वो 2 या 3 की पीएच पे काम कर रहे होते हैं। पीएच होती क्या है? लेवल ऑफ एसिडिटी के हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आइंस की कितनी कंसंट्रेशन है। हाइड्रोजन आइंस क्या है? वो जो एसिड के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब वो जहां पे भी ज्यादा होंगे वो वाला एनवायरनमेंट ज्यादा एसिडिक होगा। इसी तरह आपने पढ़ा था कि जो पैंक्रियास के अंदर एंजाइम है वो 7 to 8 पीएच पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्कलाइन इन्वायरमेंट के लिए, वो बेसिक इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप थोड़ी सी केमिस्ट्री रिकॉल कर सकें, क्योंकि जो आपकी 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर है ना, दूसरा या तीसरा एसिड और बेसिस का, उसमें भी आप ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इनको आपस में रिलेट करने की कोशिश करें ताकि इनकेस आपको कोई मिसाल भूल भी गई है तो आप वहाँ पीएच वाली मिसाल लिख लें, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी एग्जामिनर है उसने तो ये सब एग्जाम्पल्स पढ़ी हुई होंगी ना, तो कहेगा कि ठीक है बच्चे ने मिसाल तो सही दी है, कि उसने पीएच की मिसाल दे दी या एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की मिसाल दे दी होम्योस्टेसिस में, तो इसमें कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, आपने बस अपने जहन में थोड़ी 3-4 मिसालें इकट्ठी करके रखनी है ताकि अपने क्वेश्चन को भी सही तरह से अटेम्प्ट कर सके। आते हैं सबसे पहले कुछ प्रोसेसेस की तरफ जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। एक तो ये कि पानी का जो लेवल है वो मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर। उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो का वर्ड जो है वो वाटर के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी वगैरह आपने पढ़ा था कि जो सभी टर्म्स हैं वो वाटर के लिए थी। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब पानी के लेवल को मेंटेन करना। अब पानी का लेवल मेंटेन होता है नमकियात के लेवल के साथ। आपको पता है कि जहां पे नमकियात ज्यादा होती हैं तो ऑब्वियसली वहां पे पानी भी जो होता है वो डिफ्यूजन के जरिए आ जाता है या ऑस्मोसिस के जरिए। लेकिन अब हम इंसान तो ऐसे नहीं ना हैं कि प्लांट्स की तरह हम नीचे कहीं जमीन से पानी अपनी तरफ खींच ले जैसी नमकियात आती हैं। तो इस बैलेंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप लोग बाहर जाएं गर्मी में और इतना ज्यादा पसीना आए कि आपकी जिस्म की सारी नमकियात जो है वो भी इवेपोरेट कर जाए और साथ ही साथ पानी का भी जो लेवल है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाए। तो बढ़ते हैं ऑस्मो रेगुलेशन को। इसमें लिखा गया है कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट बॉडी फ्लूइड के अंदर और सेल्स के अंदर। अब बॉडी फ्लूइड क्या है? मतलब जो भी प्लाज्मा है आपकी बॉडी के अंदर या ब्लड है, इसके अंदर वाटर और सॉल्ट्स का लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप आगे जो है पढ़ेंगे कि किस तरह से किडनी ये फंक्शन परफॉर्म करती है। सॉल्ट्स को भी मेंटेन करके रखती है और वाटर का लेवल भी। और अगर इसमें किसी भी तरह की खराबी आ जाती है तो एक डिजीज भी आप पढ़ेंगे, डायबिटीज इंस्पाइडस, जिसमें जो है वो पानी का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम हो जाता है। आगे आते हैं थर्मो रेगुलेशन की तरफ। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी एंजाइम्स हैं उन्होंने खास टेम्परेचर पे अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपने ह्यूमंस के अंदर लिखनी है कि वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑप्टिमम फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंजाइम्स, और थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो है उसके एंजाइम 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेस्ट फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। लास्ट में आते हैं एक्सक्रीशन की तरफ। एक्सक्रीशन भी होम्योस्टेसिस का ही एक पार्ट है। अब एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन ये है कि आपने अपनी बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना है, एक्सक्रीट आउट करना है। ठीक है, डेफिकेट करना है। अब ये क्यों जरूरी है? देखिए, अगर खुदा ना खास्ता किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही तो वो सारा वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर कलेक्ट होता रहेगा और जाहिर सी बात है आपकी बॉडी सब चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। इसलिए मेटाबॉलिक वेस्ट जितने भी आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं उनका भी टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और मेटाबॉलिक वेस्ट होता क्या है? कोई भी ऐसी चीज कि जब बॉडी ने मेटाबॉलिज्म परफॉर्म की, उसने रेस्पिरेशन वगैरह का प्रोसेस परफॉर्म किया, तो जो भी चीज पीछे बच की है जब हमारी
बॉडी के लिए काम की नहीं है। जो भी आपने खुराक खाई वो पूरे स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरने के बाद सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद अब जो पीछे मटेरियल रह गया उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, ठीक है। जो पूरी तरह से आपकी बॉडी के अंदर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजर के आया है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसको चेक किया कि हाँ अगर कोई भी काम की चीज, कोई भी खास किस्म का विटामिन या कोई भी न्यूट्रिएंट इसके अंदर है तो वो उसको निकाल लेती है। अब पीछे कुछ भी नहीं रह गया तो उसका आपकी बॉडी से निकलना जरूरी है, और इसको कहते हैं क्या, मेटाबॉलिक वेस्ट। और इस मेटाबॉलिक वेस्ट का टाइम टू टाइम आपकी बॉडी से निकलना, उसके अलावा वाटर के लेवल का मेंटेन रहना, टेम्परेचर का मेंटेन रहना, ये सब कुछ बहुत जरूरी है और आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आते हैं प्लांट्स में होम्योस्टेसिस की तरफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लांट्स ने अगर अपनी इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है, इंटरनल इन्वायरमेंट को, तो उसके पास क्या चैलेंजेस हैं। एक दो एग्जांपल्स मैंने आपको पहले भी दी थी कि उसने अपने अंदर पानी के लेवल को मेंटेन रखना है, उसके अलावा ये कि गैसेस को मेंटेन रखना है, ठीक है। और तीसरी एक जो है मेजर चीज जिसको हमने आगे पढ़ना है वो ये कि वेस्ट मटेरियल, जिस तरह अभी हमने पढ़ा है कि इंसानों के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस बहुत जरूरी है, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी कुछ खास किस्म का वेस्ट होता है, जिस तरह की कैल्शियम ऑक्सोलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, उनका टाइम टू टाइम हम उन प्लांट्स की बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। आपको मैंने इससे पिछले चैप्टर में जब गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि प्लांट्स के अंदर दिन टाइम और रात टाइम कंडीशन चेंज होती है। वो कंडीशन किस तरह से चेंज होती है कि दिन टाइम जब सूरज की रोशनी अवेलेबल होती है तो उसी सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है उसको एनवायरमेंट में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और साथ साथ सेल्स के अंदर चलती रहती है रेस्पिरेशन। जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ कुछ खास सेल्स में होती है जैसे कि मीजोफिल सेल्स, लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर, पौधों में वो हर एक सेल के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि हर एक सेल को ग्रो करने के लिए एटीपी चाहिए। और रेस्पिरेशन के अंदर कुछ खास स्टेप्स हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं, और कुछ खास स्टेप्स जैसे क्रेब्स साइकिल वगैरह वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होते हैं। तो आते हैं फिर से अपने टॉपिक की तरफ जो कि था कि गैसेस को मेंटेन किस तरह से करना है। अब दिन टाइम में प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रेस्पिरेशन भी, तो जो भी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस के जरिए उसको रेस्पिरेशन में यूटिलाइज किया जा रहा है फूड की ब्रेकडाउन के लिए। लेकिन रात के वक्त क्योंकि ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होती फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से, तो रेस्पिरेशन तो साइड बाय साइड चल रही है ना, तो अब गैसेस का लेवल किस तरह से मेंटेन करना है। इसमें लिखा गया आपकी बुक के अंदर कि दिन टाइम में जितनी भी एक्स्ट्रा किस्म की ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है उसको रेस्पिरेशन में यूज कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन रात के वक्त जब रेस्पिरेशन होती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो बहुत ज्यादा होती है, और वो अब प्लांट के अंदर जो है वो इतनी ज्यादा देर तक स्टोर नहीं की जा सकती, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है स्टोमेटा के जरिए, ठीक है। अगर यंग रूट्स के अंदर देखें, जो अभी नई नई जड़ें होती हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर जाती है रूट की सरफेस से, ठीक है। रूट की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिनके जरिए वो बाहर निकल जाती है एनवायरमेंट के अंदर। ऑक्सीजन जो मेसोफिल सेल्स में बन रही होती है दिन टाइम के वक्त, वो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे होती है फोटोसिंथेसिस के, और उसको भी साथ साथ यूटिलाइज कर दिया जाता है। अब उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रह गई है उस रेस्पिरेशन में यूज होने के बाद भी उसको फिर से प्लांट्स अपने स्टोमेटा के जरिए बाहर निकाल देंगे। और ये जब हमने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, वहां हमने स्टोमेटा और लेंटिसल का एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस के तौर पे आ जाता है। वहां हमने ये पढ़ा था कि स्टोमेटा के जरिए जो गैसेज हैं वो यंग स्टेम के अंदर या लीव्स के अंदर जो है वो बाहर निकल जाती हैं, और साथ साथ पानी भी थोड़ी सी मिकदार में उससे इवेपोरेट कर जाता है, जिसको हमने ट्रांसपायरेशन का नाम दिया था, आगे भी पढ़ेंगे। गैसेस के लेवल को मेंटेन करने के बाद अब दूसरा बड़ा चैलेंज है पौधे के लिए कि वो अपने अंदर के पानी के लेवल को मेंटेन करे। अब सबसे पहली बात ये है कि पौधे के अंदर पानी आता किस तरह से। एक जो मिसाल हमारे जहन में आती है वो ये कि एक तो रीज़न ये है कि पौधे के अंदर ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो जड़ों के ज़रिए उसके जिस्म में आ जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा सोर्स पौधे के अंदर पानी का रेस्पिरेशन भी है। आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर बाय प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों बनते हैं। दिन टाइम क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों साथ साथ चलती हैं, तो उसी में से कुछ पानी जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाता है और वो ग्लूकोज बनाने के काम आता है, ठीक है। लेकिन जो पानी एक्सेस में होता है वो स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकल जाता है, जिसको हमने ट्रांसपायरेशन का नाम दिया था। लेकिन रात के वक्त आप जानते हैं कि ये स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली पानी जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए बाहर नहीं निकल पाता। अब इसी तरह कुछ खास पौधे हैं जिनके अंदर रात के वक्त पानी का लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली उसका जिस्म से निकलना बहुत ज़रूरी है, जिसकी मिसाल है घास, ठीक है। घास के अंदर क्योंकि ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत ज़्यादा होता है और उसका लेवल भी, घास का आप साइज़ देख रहे हैं कि बहुत छोटा होता है। अब जो पत्ता बहुत बड़ा होता है या जो दरख्त बहुत बड़ा होता है, ऑब्वियसली उसके आखिरी कोने तक पानी पहुँचाने में बहुत ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है, और ये कि उसके लिए जितना भी पानी दें वो उसके हिसाब से कम है। लेकिन घास जो है उसके पत्ते बहुत छोटे होते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा भी पानी अगर
ईयर एंटर हो गया तो उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अब पूरे दिन अगले दिन सूरज चढ़ने का इंतजार करे कि अब स्टोमेटा के अंदर से जो है ये पानी बाहर निकलेगा। तो वो क्या कहते हैं, उसके अंदर एक ख़ास प्रोसेस है जिसके ज़रिए वो पानी को फोर्स करते हैं कि वो उनकी टिप्स या एजिस पे निकल आता है, ठीक है। और इसकी वजह से घास के जो पत्ते होते हैं उनके कोनों पे छोटे छोटे पानी के कतरे रात को बन जाते हैं, ठीक है, जिसको ग्लूटेशन का नाम देते हैं। अब जो सुबह को आप उठ के देखते हैं कि ओस पड़ी हुई होती है या शबनम पड़ी हुई होती है घास के ऊपर, ये इस शबनम को आपने ग्लूटेशन से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपकी बुक के नेक्स्ट पेज में लिखा गया है कि ग्लूटेशन को ड्यू शबनम को कहते हैं या ओस को, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि जो ग्लूटेशन है वो अंदर का पानी है जो पौधे ने ज़बरदस्ती बाहर निकाला है, ठीक है। लेकिन जो ड्यू है वो या जो शबनम है वो पानी है जो इन्वायरमेंट के अंदर नमी थी वो जब कंडेंस कर जाती है या वो जब ठंडा इन्वायरमेंट होता है तो वो किसी सतह के ऊपर बैठने लग जाती है, तो शबनम के कतरे वो वाले कतरे होते हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद पानी की वजह से कंडेंस करके बैठ जाते हैं पत्ते की सरफेस पे। लेकिन जो ग्लूटेशन के जरिए पानी के कतरे सरफेस पे आते हैं वो पौधे के अंदर से निकलने वाला पानी है, ठीक है। गैसेस और वाटर के लेवल को मेंटेन करने के बाद अब होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए प्लांट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो अपने अंदर के मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करें। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, ये हमने पढ़ा था कि जो भी प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं मेटाबॉलिज्म के नतीजे में उनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम इंसानों के अंदर यूरिया होता है, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी कुछ खास मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, ठीक है। अब हम इंसान जो हैं ये डेफिकेशन के जरिए अपना मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव कर देते हैं, लेकिन प्लांट्स ऐसा नहीं कर पाते। प्लांट्स इसको किस तरह से रिमूव करते हैं ये हमें इस प्रोसेस में पढ़ना है, ठीक है। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट असल में प्लांट्स के अंदर होता क्या है, क्या ये भी यूरिया होता है? नहीं, ये यूरिया नहीं होता, ये खास किस्म के कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं जिस तरह इस डायग्राम में दिखाए गए हैं, जो ब्लैक एंड वाइट डायग्राम है साइड पे। उसके अलावा ये कि जो टमाटर का छिलका होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। आपकी बुक की लाइन में लिखा हुआ है कि प्लांट्स के अंदर बहुत से मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो उनके अंदर हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल होते हैं, मतलब उनकी बाकी सारी जो खुराक वगैरह उसके साथ वो सॉल्युबल नहीं होते और ये कि वो उनके लिए नुकसानदेह भी नहीं होते, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स, ठीक है। अब वो खास किस्म के पौधे जो मौसम खज़ां में अपने पत्ते झाड़ देते हैं, उन पत्तों के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह हर साल उनके अंदर से ये मेटाबॉलिक वेस्ट इस तरह से रिमूव हो जाता है। लेकिन वो पौधे जो नहीं झाड़ते अपने पत्ते हर साल, उनके अंदर भी अगर ये क्रिस्टल्स पड़े रहें तो उनके लिए किसी नुकसान का बायस नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी प्लांट्स हैं जो किसी और तरह से अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं और वो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे लिए यूजफुल भी हो सकता है, ठीक है, जिस तरह अभी हम पढ़ेंगे। देखिए इस मिसाल में मैंने आपको दिखाया कि जो रबर प्लांट है उसके अंदर से ये लेटेक्स निकलती है, ठीक है। आपकी बुक के एग्जांपल में लिखा हुआ, आपने सिर्फ डायग्राम से याद रख लेना है। उसके अलावा जो कीकर का दरख्त होता है उसके अंदर से एक गम निकल के आती है जो इंसानों के लिए बहुत यूजफुल है। जो कार्निवरस प्लांट होता है उसके अंदर से ये म्यूसिलेज निकलती है और ये सब जो है इनके मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, इनको रिमूव कर दिया। इसके अलावा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेवल को मेंटेन कर दिया और अगर पानी के लेवल को ग्लूटेशन और ट्रांसपायरेशन से प्लांट ने मेंटेन कर दिया तो प्लांट जो है वो अपने अंदर के होम्योस्टेसिस को अच्छी तरह से मेंटेन कर लेता है। अब अगले प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ना है कि मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर जो प्लांट रहते हैं, जैसे कोई समंदर वाले पानी में रहते हैं, ठीक है, कुछ सहरा में पौधे उगते हैं, वो अपने अंदर के पानी के लेवल को और नमकियात के लेवल को किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में और इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह पढ़ के आना है। अल्लाह हाफिज़।